India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। आपराधिक मामले में यस बैंक को नोटिस देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। कहा सिविल कार्यवाही में पुलिसिया कार्रवाई गलत, यूपी पुलिस के फैसले पर लगाई रोक। विजय माल्या अवमानना मामले में 18 जनवरी को आखिरी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा बहुत इंतजार कर चुके, विजय माल्या प्रत्यर्पण की कार्रवाई अंतिम चरण में। दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाहों से संबंधित मामले में कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर किया नोटिस जारी। दलित छात्रा की मदद में सामने आया इलाहाबाद हाईकोर्ट। आईआईटी बीएचयू को एडमिशन का दिया निर्देश। कोर्ट ने फीस के 15,000 रुपए भी दिए। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में यस बैंक को नोटिस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रमनाथ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सिविल कार्यवाही में क्रिमिनल केस के जरिए नतीजे हासिल करने की कोशिशों पर सख्त ऐतराज किया है। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही डिश टीवी की वार्षिक आम बैठक में बैंक को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए यूपी पुलिस ने यस बैंक को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक नोटिस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। यस बैंक को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें डिश टीवी के एनुअल जनरल मीटिंग में यस बैंक के वोटिंग राइट्स को फ्रीज कर दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बेंच ने कहा कि कॉर्पोरेट मामले में पुलिस की कार्रवाई अपवाद है और अगले आदेश तक इस पे स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि एसएल ग्रुप अपना जवाब दाखिल कर सकता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। बेंच ने कहा हम गौतम बुद्ध नगर में बैठे पुलिस अधिकारी को शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स रोकने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने यहां वो काम किया है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नहीं किया है। बेंच ने कहा कि क्रिमिनल केस के जरिए सिविल प्रोसीडिंग के नतीजे हासिल करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यस बैंक की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने इस महीने की शुरुआत में ही ये सवाल उठाया था। यूपी पुलिस के पास क्या ये अधिकार है कि वो यस बैंक को वोटिंग करने से रोक सके? यूपी पुलिस ने जब यस बैंक के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने का नोटिस भेजा तो सिंघवी ने आरोप लगाया कि इस नोटिस का मकसद डिश टीवी के सबसे बड़े निवेशक यस बैंक को वोटिंग करने से रोकना है। अगर डिश टीवी के जनरल आम बैठक के दौरान यस बैंक वोटिंग करता है तो वह डायरेक्टर्स के रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट करेगा। बैंक को ऐसा करने से रोकने के लिए एजीएम से पहले यूपी पुलिस ने यस बैंक के वोटिंग राइट्स रोकने का नोटिस भेजा। एसएल ग्रुप ने यस बैंक के खिलाफ जो केस किया था वह इस साल की शुरुआत में ही उसने वापस ले लिया। हालांकि इस मामले में दायर एफआईआर अगस्त 2020 से ही चल रही है और पुलिस ने इस मामले में 1 साल बाद कार्रवाई की। यस बैंक ने शुरू में यूपी पुलिस द्वारा फ्रीज के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की याचिका को खारिज कर दिया था। यस बैंक ने 2016 और 18 के बीच एसएल ग्रुप को 5,270 करोड़ रुपए का लोन दिया था, लेकिन यस बैंक का घोटाला सामने आने और बैंक का नया बोर्ड बनने के बाद
बैंक ने डिश टीवी को दिए लोन रिकवरी का काम शुरू किया। कंपनी के प्रमोटर कर्ज चुकाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से यस बैंक ने एसएल ग्रुप में 25% हिस्सेदारी ले ली। यस बैंक ने 2020 की शुरुआत में गिरवी रखे शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया, उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, हम इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले को किसी न किसी स्तर पर एक दिन उजाला देखना होगा और प्रक्रिया को समाप्त होना होगा। कोर्ट ने माल्या के खिलाफ मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिट्स द्वारा दायर एक याचिका में अदालत की अवमानना या जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी माल्या को ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत ने कहा कि विजय माल्या सबमिशन आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो मौजूद नहीं है तो इसकी ओर से वकील बहस कर सकता है। पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने बैंकों के एक संघ द्वारा उनके खिलाफ दायर बैंक ऋण चूक मामले से संबंधित अवमानना मामले में माल्या द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। माल्या को उसकी सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया था, लेकिन वो इसका पालन करने में विफल रहा। ये देखते हुए वो तब तक भारत छोड़ चुका था। पिछली सुनवाई में केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूनाइटेड किंगडम्स में उसके खिलाफ शुरू की गई गुप्त कार्रवाई के कारण माल्या के प्रत्यर्पण को प्रभावी नहीं किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 22 नीट यूजी उम्मीदवारों की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने नीट यूजी 2021 में फिजिक्स के एक प्रश्न के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि के कारण अपने स्कोर की पुनर्गणना की मांग की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ के अनुवाद की जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा गठित 3 स्वतंत्र विशेषज्ञों का पैनल की राय के बाद याचिका को खारिज कर दिया। पैनल ने प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को एक ही बताया था। नीट उम्मीदवारों ने सेक्शन ए फिजिक्स के प्रश्न की संख्या 2 में विसंगति और स्पष्ट त्रुटि का दावा किया था। उन्होंने रिट याचिका में कहा था कि प्रश्न के हिंदी अनुवाद में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट शब्द का लोप कर दिया गया था। पिछली सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि मुद्दे की जांच 3 तटस्थ विशेषज्ञों ने की थी। उन्होंने कहा था कि कथित विसंगति के बावजूद उत्तर समान होगा। पीठ ने एसजी से पूछा कि क्या विशेषज्ञों का एक और समूह मामले की जांच कर सकता है। एसजी ऐसा करने के लिए सहमत भी थे। हालांकि उन्होंने आज पीठ को बताया कि एनटीए ने प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 3 प्रोफेसरों की एक और समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि तीनों ने सहमति व्यक्त की कि चाहे हम अंग्रेजी का वर्जन लें या हिंदी का, उत्तर वही रहता है। उन्होंने कहा कि यहाँ धारा का कोई महत्व नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब विशेषज्ञों की राय है तो हमारे लिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2021 को गलत, दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला उम्मीदवार को दिसंबर में होने वाली थ्योरी परीक्षा देने की अनुमति दी, जिसने प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में डीएनबी रेजिडेंसी ट्रेनिंग के दौरान 308 दिनों का मातृत्व अवकाश लिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की 18 जनवरी के परिपत्र खंड 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 महीने की अवधि के लिए कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण का विस्तार विशेष परिस्थितियों में था। उम्मीदवारों की अपनी संबंधित एग्जिट परीक्षाओं में बैठने की पात्रता में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि पात्रता के उद्देश्य के लिए कट ऑफ तिथियां भी संशोधित मानी जाएंगी। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां दर्ज की। डीएनबी के लिए उसने प्रसूति और स्त्री रोग में अपना 3 साल का अनिवार्य रेजिडेंसी प्रशिक्षण
पूरा कर लिया है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश के दौरान अपने पाठ्यक्रम से कुल 308 दिनों की छुट्टी ली। 90 दिनों की अवधि को छोड़कर जो उपलब्ध है, याचिकाकर्ता के पास 218 दिनों की कमी थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 3 साल 8 महीने पूरे कर लिए हैं और 30 जून 2022 की कट ऑफ तारीख तक डीएनबी कार्यकाल के 13 दिनों अतिरिक्त छुट्टी को छोड़कर उसने स्पष्ट रूप से 3 साल की अवधि की आवश्यकता को पूरा किया है। पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया। इस बीच हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर 2021 में होने वाली आगामी थ्योरी परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए। तो इधर एक मॉडल बिल्डर खरीदार समझौते की मांग करने वाली याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेरा या रियल एस्टेट और अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मजबूत नियामक तंत्र और बिक्री के लिए समझौते का मसौदा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। केंद्र के अनुसार रेरा के तहत निर्धारित तंत्र घर खरीदारों और प्रमोटरों के अधिकारों और हितों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करता है। फ्लैट खरीदारों की शिकायतों को उठाने वाली याचिकाओं के एक बेंच में भारत संघ द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि समान बिल्डर खरीदार और एजेंट खरीदार समझौतों की अनुपस्थिति में खरीदारों को लगाए गए नियमों और शर्तों पर डेवलपर्स की दया पर छोड़ दिया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया है कि रेरा विवादों के त्वरित निर्णय के माध्यम से उचित लेन देन, समय पर वितरण और गुणवत्ता निर्माण के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। इस प्रकार घर खरीदारों को सशक्त बनाता है। ये प्रस्तुत किया गया है कि रेरा के प्रावधानों के तहत यदि डेवलपर बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है तो एक घर खरीदार या तो ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग कर सकता है या कब्जा सौंपने तक देरी के हर महीने के लिए ब्याज मांग सकता है। ये कहते हुए कि 2014 से पहले रियल एस्टेट क्षेत्र काफी हद तक अनियमित था। मंत्रालय ने निम्नलिखित विकास की ओर इशारा किया जो रेरा के नियामक शासन के तहत हुए। जिन परियोजनाओं को पूर्णतः प्रमाण पत्र नहीं मिला है उन्हें रेरा के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है। रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है और ये विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री आदि से पहले परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। रेरा रियल एस्टेट परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है और फंड के डायवर्जन से बचने के लिए संपूर्ण फंड प्रवाह भी नियामक द्वारा सख्त निगरानी के अधीन है, जो घर खरीदारों के हितों को भी सुरक्षित करेगा। समलैंगिक विवाह मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और एक समलैंगिक जोड़े के विवाह को मान्यता देने की मांग वाली 2 याचिकाओं में केंद्र को भी नोटिस जारी कर दिया है। एक मामले में हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक जोड़े के विवाह को मान्यता देने की मांग की गई, तो वहीं दूसरी याचिका में ओसीआई पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की मांग रखी गई। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले मामलों में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मुंबई में रहने वाले 3 पेशेवरों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आवेदन में कहा गया है कि ये याचिकाएं राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाती हैं, विशेष रूप से एलजीबीटी समुदाय के संबंध में, जो देश की आबादी का लगभग 8% है। आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल देश की जनता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये वर्ग इन मामलों के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बहुत से लोग इन मामलों में कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अदालत कक्ष में जगह की कमी को देखते हुए ये संभव नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 समान लिंग वाले जोड़ों समेत अलग अलग याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
जिसमें विशेष हिंदू और विदेश विवाह कानून के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी। पहली याचिका में तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बावजूद समलैंगिक विवाह संभव नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हें मान्यता देने की मांग की गई है। एक अन्य याचिका में भारत के विदेशी मूल के पति या पत्नी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना OCI पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता महिलाओं ने तर्क दिया है कि शादी करने की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। एक घर का मालिक होना, एक बैंक खाता खोलना, पारिवारिक जीवन बीमा आदि। कोर्ट ने 2 अन्य संबंधित याचिकाओं में भी केंद्र को नोटिस जारी किया। उनमें से एक ने दक्षिण अफ्रीका में अपने पति के साथ नागरिक संघ में प्रवेश करने वाले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शादी की मान्यता मांगी, जबकि दूसरे ने फरवरी 2018 में वाराणसी में शादी के बंधन में बंधने वाले समलैंगिक जोड़ों की शादी की मान्यता मांगी। अदालत ने अब केंद्र को आवेदन के साथ साथ 2 याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को भी प्रभावित करने वाली न्यायिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के 8 अपर जिला न्यायाधीश, 2 जिला जज स्तर के और 2 CJM स्तर समेत 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इसमें से 10 न्यायिक अधिकारियों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है और उनके पावर भी सीज कर दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों की फुल कोर्ट बैठक में 10 न्यायिक अधिकारियों को नियम 56CG के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया। ये सभी अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे। इन अधिकारियों में जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर और उन्नाव में कार्यरत अपर जिला जज, मुरादाबाद और कानपुर नगर के CJM स्तर के एक अधिकारी और गोरखपुर की महिला अपर जिला जज को समय से पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार को काम पूरा न हो पाने के कारण स्कैनिंग कमेटी ने इन्हें शामिल किया। अपने आचरण, व्यवहार और अच्छे न्यायिक अधिकारी होने के कारण उन्हें राहत प्रदान की गई। एक जिला जज अवकाश ग्रहण करने के कारण कार्यवाही से राहत पा गया। काफी समय से निलंबित चल रहे सुल्तानपुर के ADG को भी राहत प्रदान की गई। शिवम शर्मा हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हैं इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, किन हालातों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट की छवि प्रभावित करने वाले न्यायिक अफसरों पर सख्त एक्शन की बात कही? देखिए पूजा जी, आपको बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदासीन 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इनमें 11 अपर जिला जज ADJ, 2 जिला जज स्तर के और 2 CJM स्तर के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 10 को समय पूर्व रिटायरमेंट देने के साथ उनकी पावर भी सीज कर दी गई है। बाकी 5 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला किया गया है। 11 अधिकारियों को नियम 56C के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया है। ये सभी अपने आचरण से विभाग की छवि को प्रभावित कर रहे थे। इनमें से 10 को रिटायर किया गया है, जबकि 1 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं काम न पूरा होने पर हाईकोर्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार को भी स्क्रीनिंग कमेटी ने इस सूची में शामिल किया था, लेकिन आचरण और अच्छे न्याय अधिकारी होने के कारण उन्हें राहत दे दी गई है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अलावा लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर और उन्नाव में कार्यरत ADJ, मुरादाबाद और कानपुर नगर के CJM स्तर के एक अधिकारी और गोरखपुर की एक महिला ADG को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों को जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। यह कार्रवाई एक संकेत के रूप में है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे जो है अब नहीं संपर्क हो पाया। आगे आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज से 7 साल पहले भी सख्त रुख अपनाते हुए शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त करवा दिया था। 2012 बैच के इन ट्रेनी जजों ने लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान एक रेस्टोरेंट में गाली गलौज और तोड़फोड़ के साथ यानी कि सख्ती लगातार शुभम की जा रही है और इस सख्ती की जरूरत भी थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम देने के लिए।
इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी बीएचयू वाराणसी को एक दलित छात्रा को एडमिशन देने का निर्देश दिया। वित्तीय संकट के कारण छात्रा सीट फीस के रूप में 15,000 रुपए जमा नहीं कर पाई थी और अपनी सीट गंवा दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने छात्रा की ओर से खुद सीट आवंटन के लिए 15,000 दिए। जेईई मेंस में 92% अंक के साथ छात्रा ने एससी कैटेगरी में 2062वीं रैंक प्राप्त की थी। साथ ही उसने अक्टूबर 2021 में एससी कैटेगरी में 1469वीं रैंक के साथ जेईई एडवांस क्लियर भी किया था। काउंसलिंग में उसे आईआईटी वाराणसी में गणित और कंप्यूटरिंग के लिए सीट भी आवंटित की गई थी। हालांकि वो निर्धारित तिथि से पहले 15,000 रुपए राशि की व्यवस्था नहीं कर पाई। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि छात्रा के पिता का सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। वो पिता के खराब स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यय और कोविड-19 के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के कारण सीट आवंटन के लिए आवश्यक 15,000 रुपए व्यवस्था नहीं कर पाई थी। याचिकाकर्ता और उसके पिता ने संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकारिणी अपनी अनिश्चित स्थिति का उल्लेख करते हुए तिथि बढ़ाने के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण की ओर से कोई जवाब ही नहीं आया। शुरुआत में कोर्ट ने ध्यान दिया कि दलित छात्रा ने इक्विटी क्षेत्राधिकार की मांग की थी ताकि वो आईआईटी में प्रवेश के लिए अपने सपने को पूरा कर सके, इसलिए अदालत ने खुद उसकी फीस 15,000 रुपए जमा किए। एक अंतरिम उपाय के रूप में संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण और आईआईटी बीएचयू को निर्देश दिया गया था कि यदि कोई सीट खाली ना हो तो एक अतिरिक्त सीट का गठन कर उसे प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अगर कोई सीट खाली नहीं होती तो अतिरिक्त सीटों के खिलाफ याचिकाकर्ता गणित और कंप्यूटरिंग कोर्स के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया था कि वो 3 दिनों के भीतर जरूरी कामकाज, कागजात, साथ साथ फीस के अलावा आईआईटी बीएचयू में रिपोर्ट कर सकती है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.